Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And before starting today's video, today's topic, to take my topic ahead, I want to make a request to you all as usual. Please subscribe, like, comment more to motivate me more because I am also a human being. I will motivate you and you will motivate me, right? Now, you know that before starting today's topic, I want to share a very beautiful motivational thought for you कि पर खोल उड़ान भर क्योंकि जमाना उड़ान देखता है। ठीक है, पंख खोल उड़ान भर क्योंकि जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यानी कि वो बच्चे जो सिर्फ हमारे प्यारे बच्चे टारगेट तो डिसाइड कर लेते हैं लेकिन उड़ान भरना तो भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर उनको अपने टारगेट को छू पकड़ना है तो उनको उड़ान तो भरनी पड़ेगी। ठीक है, बिना उड़ान उड़ान भरे तो वो आसमान नहीं छू सकते। तो प्लीज बच्चों, टारगेट डिसाइड हो गया, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी कर्म तो स्टार्ट करो। ठीक है, कर्म स्टार्ट करेंगे तभी आपको आपका जो गोल है वो अचीव कर पाओगे, राइट। और टाइम अभी भी है, अभी भी उठ जाओ। Let's start today's topic. I explained to you under LPG, under New Economic Policy, introduction, right? And reasons to make the changes in our economic policy. हमने changes की क्यों ज़रूरत पड़ी? And after that I explained liberalization, meaning and different areas. What liberty was given as per New Economic Policy, right? To make it more competitive. Next, I explain to you privatization. What does it mean? Why do we need? इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर की तरफ हम गए, और उसके साथ कि व्हाट आर द टू वेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, दो किस तरह से हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको पढ़ाया, साथ में आपको मैंने पढ़ाया था कि कुछ पीएसयू जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी उनको बूस्टअप करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको एंटाइटल किया, किससे, महारत्नास, नवरत्नास, मिनी नवरत्नास, और उनको कुछ ऑटोनॉमी दी टू टेक देयर मैनेजरियल डिसीजन, राइट, so that they can perform better and be competitive with the private sector. और as per 2022 11 महारत्नास थी, 13 नवरत्नास थी और 74 मिनी नवरत्नास थी। ये आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, जस्ट ए शॉर्ट रिवीजन फॉर यू। अब आ जाइए थर्ड फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पहला जैसा मीनिंग क्या है कि नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना, जोड़ना, राइट। अब हम नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से कैसे जोड़ेंगे? पहले हमने 50 से 90 में बताया था कि ग्लोबल इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी में हमने बैरियर्स खड़े कर दिए थे कि हम इजीली मूव नहीं कर सकते थे, ना गुड्स, ना पीपल, ना टेक्नोलॉजी, ना कैपिटल। ठीक है, अब हम ये जो बैरियर्स खड़े किए थे बच्चों नेशनल इकोनॉमी में और वर्ल्ड इकोनॉमी, उन बैरियर को हटाकर थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स जो किस पे लगे थे, विच वॉज इम्पोज्ड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड पर बैरियर को रिमूव करके अपनी इकोनॉमी को, नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ना, इंटीग्रेट करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। बॉर्डरलेस इकोनॉमी। ठीक है, कोई बॉर्डर नहीं है, हम कहीं जहाँ चाहे से चाहे खरीद सकते हैं, जहाँ से चाहे हम बेच सकते हैं, जहाँ चाहे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉर्डरलेस इकोनॉमी। ठीक है, और इससे रिलेटेड बच्चों एक हमारी हिंदी में, हमारे हिंदू कल्चर में एक छोटी सी शॉर्ट में संस्कृत में बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। दिस इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन। ये बात हमने कब
कितनी पुरानी संस्कृत में हमारे कहीं भी है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी धरती क्या है, एक परिवार है। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन, अपनी इकोनॉमी को दूसरी वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ना। अब आ जाइए, अब हम ऐसा करने के लिए जो हमने 50 से 90 में हमने पॉलिसीज बनाई थी, उनमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी। बाय रिमूवल ऑफ बैरियर्स पहले लिखा है, तो क्या चेंजेस हमने किए सो दैट आवर इकोनॉमी कैन बी मोर इंटरेक्टिव विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट। और क्या चेंजेस किए, पहले सबसे पहले बच्चों हम चेंजेस की बात करेंगे कि कैसे हमने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने के लिए एफर्ट्स की हमारी गवर्नमेंट ने। कि पहले हमने इस गवर्नमेंट ने क्या किया, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, ऐसी इंडस्ट्रीज की लिस्ट प्रिपेयर की, ठीक है, जिन इंडस्ट्रीज को ज़्यादा कैपिटल, मोर कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी वाज नीडेड, द लिस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वाज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब उसमें ऑटोमेटिक परमिशन दी गई कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, टू मेक द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 51% ऑफ फॉरेन इक्विटी, पहली लिबर्टी 51% था। 51% पहले क्यों नहीं देते थे, क्योंकि फिर उनका डिसीजन मेकिंग पावर में फॉरेन कंपनीज का क्या हो जाएगा, इंटरफियरेंस हो जाएगा, ओनरशिप चली जाएगी। लेकिन इसमें किया, ठीक है, पहली जो लिबर्टी थी, पहला जो उन्होंने चेंजेस किए हमारी पॉलिसीज में टू अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब 51% हो गया, उनकी ओनरशिप आ गई, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री की तरफ डाइवर्ट हुआ और मूवमेंट हुआ किसका, कैपिटल का, फ्रॉम अदर कंट्रीज वर्ल्ड इकोनॉमी टू नेशनल इकोनॉमी। अब आ जाइए, दूसरा चेंज क्या किया कि जिन इंडस्ट्रीज को एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी बच्चों, ठीक है, उनको एज पर हियर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, एज पर द हियर फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, उनको ऑटोमेटिक परमिशन दी गई उन इंडस्ट्रीज को, हाई प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज को, कि दे कैन हायर द टेक्नीशियंस फ्रॉम अब्रॉड, राइट, अप टू 1 करोड़ तक वो हायर कर सकते हैं फॉरेन टेक्नीशियंस को, राइट, टू इंट्रोड्यूस द सेम टेक्नोलॉजी इन देयर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है। कि कौन सी इंडस्ट्रीज में, जो हमने लिस्ट प्रिपेयर की थी किसकी, हाई प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज की, ठीक, उन इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजी की भी क्या दी, ऑटोमेटिक परमिशन दी, किसके अकॉर्डिंग, फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट बना, उसमें ऑटोमेटिक परमिशन मिल गई उनको, राइट। अब आ जाइए नेक्स्ट, उन्होंने इंडिया में क्या हुआ, डीवैल्यूएशन, राइट। डीवैल्यूएशन से क्या होता है, मोर एक्सपोर्ट लेस इंपोर्ट, राइट। और मोर एक्सपोर्ट होने से क्या हुआ, हमारे कंट्री के रिजर्व्स बढ़े। 91 में डिवैल्यूएशन हुआ था और हमारा इंपोर्ट कम हुआ, एक्सपोर्ट बढ़े, जिससे हमारे फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स बढ़े। तो थ्रू मोर एक्सपोर्ट ऑल्सो देयर कुड बी मोर इंटरेक्शन, राइट। और इस एक्सपोर्ट बढ़े साथ में, और हमारा एफडीआई भी इधर की तरफ डाइवर्ट हुआ, राइट। नेक्स्ट आपका चेंजेस हुए थे किसमें, हमारे 92-93 यूनियन गवर्नमेंट बजट में, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर रही हूँ, कि आपका 92-93 यूनियन गवर्नमेंट बजट में पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी थी की इजाज़त दी गई, कि आप जो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी ट्रांजैक्शन होता है अदर कंट्री से, उसमें आप पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, मतलब कि कुछ ऑफिशियल रेट पे और कुछ मार्केट रेट पे आप करेंगे, राइट। और एज पर द बजट 93-94 द फुल्ली कन्वर्टेबिलिटी वॉज अलाउड, कि आप अपनी पूरी करेंसी को मार्केट रेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसने भी अट्रैक्ट किया लोगों को ट्रेड करने के लिए बाहर, इन्वेस्ट करने के लिए बाहर, राइट। ये चेंज किया गया, जिससे क्या हुआ, मोर इंटरेक्शन, मोर मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड ट्रेड अक्रॉस द नेशन, राइट। इसके अलावा बच्चों कस्टम ड्यूटीज गवर्नमेंट ने कम की,
एक कस्टम ड्यूटीज कितनी थी, पीक परसेंट जो कस्टम ड्यूटी थी वो थी 250%, 250%, जो कम करके कितनी कर दी थी बच्चों, ओनली 10%। अब कस्टम ड्यूटी कम हो गई, तभी भी उससे हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़े, फॉरेन ट्रेड बढ़ा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा, और हम मोर इंटरेक्टिव हुए, और क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। और लास्ट चेंज क्या किया था बच्चों, इंडिया की गवर्नमेंट ने 5 years के लिए 92 to 97, 5 साल के लिए एग्जिम पॉलिसी बनाई। एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी बनाई, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म के लिए जब एग्जिम पॉलिसी बनी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन ट्रेडर्स विल बिकम अवेयर and confident while doing trade with India and while doing investment in India, क्योंकि जो पॉलिसी बनी थी वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी जिसने स्टेबिलिटी दी और हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फॉरेन ट्रेडर को इंडिया की तरफ डाइवर्ट किया, और इंडिया के ट्रेडर्स बाहर के मार्केट अप्रोच करने लगे। इंडिया के इन्वेस्टर्स, हमारी जो कंपनीज थी, बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज थी, वो एमएनसीज में कन्वर्ट हो गई, राइट। तो ये किसके कारण हुआ, लॉन्ग टर्म एग्जिम पॉलिसी 92 to 97 जो बनाई गई थी उसके कारण हुआ, राइट। तो ये चेंजेस किए थे जिसके कारण क्या हुआ था, ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट पर बैरियर्स हट गए थे बच्चों, रिमूव हो गए थे, और रिमूव होने से हम, हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो गई थी, जुड़ गई थी, और जिसको हमने बोला ग्लोबलाइजेशन। समझ में है कैसे हुआ प्रोसेस। अब आ जाइए एक ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ बच्चों, ठीक है। पहले आते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट पे, क्रिटिकल असेसमेंट, राइट। पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, हम लोग आराम से ग्लोबल मार्केट एक्सेस कर सकते हैं, हमें यहाँ पसंद नहीं आ रहा, इंपोर्टेड गुड्स खरीद सकते हैं, राइट। दूसरा हुआ एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में आई, जब एफडी आया, जब बाहर के इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने लगे, दे केम विद एडवांस टेक्नोलॉजी इन इंडिया, right, so we were introduced with the advanced technology, and Indian industries also started adopting the advanced technology. It causes the here good impact on the large industries, large companies of India, क्योंकि इन लार्ज इंडस्ट्रीज के पास पैसा था बच्चों, लेकिन दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू इंपोर्ट द एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। अब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी कंट्री में ही आई, और लार्ज कंपनीज को मार्केट में स्टैंड करने के लिए जो एमएनसीज टेक्नोलॉजी यूज करती है उनको अडॉप्ट किया, राइट, क्योंकि उनके पास मनी था एंड दे वांट टू स्टैंड इन द मार्केट अगेंस्ट द एमएनसीज ऑफ वर्ल्ड, राइट। तो हमारी कंपनी भी क्या हुई, ये लार्ज कंपनीज एमएनसीज में कन्वर्ट हो गई और एडवांस टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की, and that was the good impact on the large industries of India. They also become competitive in international market and they also converted into MNCs, ठीक है। अब आ जाइए गुड फॉर स्किल्ड पीपल, इन पे क्या इम्पैक्ट हुआ, गुड फॉर स्किल्ड पीपल, जो यहाँ के स्किल्ड पीपल हैं बच्चों, ठीक है, उनके लिए ये क्या था, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव था, क्योंकि now also you can see these days the skilled people they migrated from India to other countries to fetch better remuneration. ज़्यादा सैलरी के लिए यहाँ से जो माइंडेड लोग हैं, और माइंडेड लोग मतलब ब्रेनी लोग हैं, यहाँ का ब्रेन ड्रेन होने लगा, कहाँ पे, अब्रॉड में, तो इट इज़ गुड फॉर इंडिविजुअल, राइट, नॉट गुड फॉर नेशन, ठीक है, क्योंकि नेशन से क्या जा रहा है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, राइट। सो इट इज गुड, गुड अगर लिख रहे हैं तो किसके लिए, सिर्फ स्किल्ड पीपल, क्योंकि दे स्टार्टेड हियर मूविंग टू आउट ऑफ इंडिया टू अर्न बेटर सैलरी, ठीक है। अब आ जाइए, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अब आ जाइए नेगेटिव इम्पैक्ट पे। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ बच्चों, क्या हुआ, इसने बेनिफिट किसको दिया, ग्लोबलाइजेशन ने डेवलप्ड कंट्रीज को दिया ज़्यादा, क्यों, क्योंकि
बच्चों डेवलप्ड कंट्रीज के पास ही बहुत कैपिटल होती है और बहुत सरप्लस प्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा है बच्चों, और पैसा है तो वो दे कैन डू द प्रोडक्शन, राइट, एंड आफ्टर मीटिंग देयर डोमेस्टिक डिमांड दे जनरेटेड ह्यूज सरप्लस, क्योंकि पैसा, क्योंकि मोर सरप्लस, राइट। अब उनको चाहिए था बच्चों मार्केट, जहाँ पे वो अपने सरप्लस आउटपुट को सेल कर सके, सरप्लस कैपिटल को इन्वेस्ट कर सके। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, बैरियर्स हटे, तो डेवलप्ड कंट्रीज कहाँ अप्रोच करने लगे बच्चों? डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट में अप्रोच करने लगे और डेवलपिंग कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो बेनिफिट ज़्यादा किसको हुआ? डेवलप्ड कंट्रीज को हुआ, राइट। नेक्स्ट हुआ, किसके साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ? पुअर पीपल के साथ, ठीक है। पुअर कंट्रीज, पुअर पीपल के ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। पहले हम आइडेंटिटी पे बात करेंगे। कैसे खोई बच्चों? कि पहले जो, अगर मैं इंडिया में बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई वाज द मैन्युफैक्चरर, और मैं प्रोडक्ट बना रही थी सपोज ये, और ये मेरे नाम से बिक रहा था, ठीक है। और जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, फॉरेन कंपनीज आई, बिग कंपनीज आई, तो हम उनके सामने स्टैंड नहीं कर पाए। तो फॉरेन कंपनीज ने क्या किया कि आप कंटिन्यू रखो, क्योंकि लोकल का नाम देखते ही तो लोग खरीदते नहीं है, ब्रांडेड लोगों का नाम से चीज़ें बिकती हैं, ये हमारा मेंटेलिटी है लोगों की, राइट। तो हाँ, क्या हुआ, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर थे वो मार्केट से धीरे धीरे गायब होने लगे, कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहे थे। तो जो एमएनसीज थी, उन्होंने कहा कि यू कंटिन्यू द प्रोडक्शन फॉर big companies, for the MNCs, for the foreign companies, right। तो उन्होंने क्या किया कि वही प्रोडक्ट बिक रहा था बच्चों, राइट, लेकिन उस पर नाम पहले जो मेरा होता था, राइट, अब किसका नाम हो रहा है? फॉरेन कंपनीज का नाम मेरे प्रोडक्ट पर लिखा होगा। तो हमने क्या खो दी? मैंने अपनी आइडेंटिटी खो दी। तो स्मॉल मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज किया। दूसरा, उन्होंने वेलफेयर, क्योंकि वो क्या जॉब कब देते थे? जब ज़रूरत होती थी। लिबर्टी इन लेबर लॉज दिया गया था टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो जब आपका वेलफेयर कैसे लूज हुआ कि दे डू द प्रोडक्शन ओनली फॉर द रिच हु हैव मनी टू पे हायर प्राइसेस। तो वेलफेयर, पुअर लोगों के लिए का वेलफेयर कहाँ होगा जब उनके लिए प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। दूसरा, लिबर्टी इन लेबर लॉज दिया, ठीक है, जब उनकी ज़रूरत हुई तो काम पे बुलाया, जब ज़रूरत नहीं हुई काम से निकाल दिया। तो जब काम से निकाल दिया, दे विल बिकम अनएम्प्लॉयड। सो इट ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजेज द वेलफेयर इन दैट वे, राइट, हियर टू द पुअर पीपल। अब आ जाइए, नेक्स्ट एडवर्स इम्पैक्ट था स्टिफ कंपटीशन टू डोमेस्टिक कंपनीज। अभी आपको बताया कि डोमेस्टिक कंपनीज को मार्केट में स्टैंड करने के लिए बहुत स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ा। तो ये क्या हो गया इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, ये हुआ पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों। ये चेंजेस की बात मैंने की, कौन से चेंजेस हुए जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन क्या था? वर्ल्ड इंडिया डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ना। वो कब हो सकता था? जब हम अपने बैरियर्स जो हमने पहले खड़े किए थे, किस पर? ट्रेड पर और कैपिटल मूवमेंट पे अक्रॉस द नेशन, उसको हटाया जाए। और हटाया जाए, दैट वाज द चेंजेस इन द पॉलिसी, राइट। अब उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब आ जाइए, एक दो क्वेश्चंस हम आपके साथ अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ना कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर्स आते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन होता है और कुछ आंसर होता है। सही आंसर देने के लिए बच्चों सबसे पहले ज़रूरी जो होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन को समझना। एक मार्क्स जो हमें एग्जाम में मिलते हैं उसके 3 स्टेप होते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन को समझना, ठीक है, फिर उसको उसके पॉइंट्स को माइंड में जनरेट करना, लिखना, और तीसरा होता है प्रेजेंटेशन, सही ढंग से लिखना, क्वालिटी ऑफ आंसर बनाना अपना। आप पॉइंट्स वही दे रहे हैं लेकिन पॉइंट्स आप पैराग्राफ में लिखते जा रहे हैं, ठीक है, तो इट वुड नॉट बी द क्वालिटी ऑफ आंसर इफ यू आर नॉट हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट्स। तो तीसरा पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन,
to get the 100% marks in any answer. पहले क्वेश्चन समझो, तो सही मटेरियल जुटाओ, सही मटेरियल को कैसे प्रेजेंट करें, तीसरा स्टेप. ठीक है. जैसे कि मम्मी खाना बनाती है, तो पहले क्या करो किया जाएगा, सबका टेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग खाना बनाएंगी. खाना बनाने के बाद कैसे सर्व किया जाए ताकि आप सब लोग देख के एकदम उसकी तरफ दौड़ें. ठीक है. और कहें, मम्मी की तारीफ करें कि बहुत टेस्टी है. तो ऐसे एग्जामिनर भी क्या करे, देखेगा, अरे मीनिंग पूछा ये, अरे नेगेटिव इम्पैक्ट पूछा है ये. आप उसको दूर से दिखना चाहिए कि जो पूछा है वो सब बच्चे ने लिखा है, और वो कहे व्हाट आंसर द चाइल्ड हैज रिटन. ठीक है. देन यू विल गेट गुड मार्क्स, फुल मार्क्स, राइट. अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स का तुम्हें एग्जाम्पल से मैं बताऊंगी कि कहाँ बच्चों आप लोग प्लीज गलती कर जाते हैं, राइट, और क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, या उसको लिखने का जो तरीका होता है वो आपका अप्रोप्रिएट नहीं होता है. पहला क्वेश्चन लीजिए. द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज produced only positive result in for India and other countries. अभी ये इससे रिलेटेड है क्वेश्चन. ठीक है. कि प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, हियर यू नो हैज प्रोड्यूस ओनली पॉजिटिव इफेक्ट. ठीक है. अब जब हमने ओनली वर्ड पे फोकस किया, क्वेश्चन को ध्यान से सुना, तो अगर हम ओनली हटा दें तो हम सीधे पॉजिटिव इम्पैक्ट लिख के आ जाएंगे कि हाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट था उसका. ठीक है. लेकिन जब ओनली ऐड हो गया बच्चों, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, रेफ्यूटेड हो गया, क्योंकि उसने पॉजिटिव नहीं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी था. ठीक है. तो आपका आंसर जो पहली लाइन होगी तो वो होगी द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ओनली ऐड है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे. ठीक है. अब इसमें आप फिर लिखेंगे कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे. पॉजिटिव इम्पैक्ट एक दो लाइन में ऊपर लिखेंगे और इम्फेसिस करेंगे कि भाई क्यों गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, केवल पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है. कि पहले स्टार्ट किया पॉजिटिव, वी कांट इग्नोर दैट वी वर बेनिफिटेड थ्रू ग्लोबलाइजेशन, और लिखा ऊपर स्टेटमेंट्स में. इसके बाद आपके लेकिन व्हाट वर द नेगेटिव इम्पैक्ट, ये 3 पॉइंट लिखेंगे, देन यू विल गेट फुल मार्क्स. पहले स्टेटमेंट लिखेंगे द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, लेकिन उसका मार्क्स नहीं होता है, लेकिन इट इज ए पार्ट ऑफ मीन्स इट इज द वे टू आंसर द क्वेश्चन इन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन. क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है आपका कि कमेंट ऑन द कमेंट है, तो आप बोलेंगे पहले इनकरेक्ट है, क्योंकि ओनली एडेड है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि द ओपनिंग अप of the Indian economy has led to a rapid increase in FDI, right, and the foreign exchange reserve. जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, बैरियर्स हटा दिए, तो उससे क्या हुआ, FDI आया, उससे क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े हमारे, कोई डाउट नहीं है, राइट. अब इस स्टेटमेंट को डिफेंड करना है और या रिफ्यूट करना है. अब इस स्टेटमेंट को तो डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिजर्व्स भी बढ़े थे और FDI भी बढ़ा था इंडिया में, राइट. अब इसको पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, द स्टेटमेंट इज डिफेंडेड. अब हम पहले डेटा, इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स अगर नहीं होगी तो यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स. स्टेटमेंट पे केवल नंबर नहीं मिलेगा, इसमें बाकायदा आपको स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हुए पहले बताना है कि FDI इतना था, इतना बढ़ गया, रिजर्व इतना, फिर दूसरा पैराग्राफ पे आएंगे, क्योंकि पहले FDI, पहले द स्टेटमेंट इज डिफेंडेड. नेक्स्ट पैराग्राफ आप प्रूव करेंगे कि FDI बढ़ा बाय गिविंग स्टैटिस्टिक. तीसरा पैराग्राफ आपका यू विल प्रूव दैट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस. ये आपका तीसरा पॉइंट बनेगा, राइट, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आपका इसी जो आज टॉपिक पढ़ाया उसी से रिलेटेड बच्चों. ठीक है. क्योंकि अगर आप क्वेश्चन आंसर समझ लिए बच्चों, क्वेश्चन समझ लिए, तो यू कैन राइट द आंसर टू, राइट. अब आ जाइए, एक आंसर है बच्चों
बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि डिस्कस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। आपको जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एलपीजी, उसको किस में डिस्कस करना है? इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, कि वो हुआ या नहीं हुआ, राइट? और उसको प्रूव करना है। केवल ये नहीं लिखना नहीं हुआ, उसको प्रूव करने वाले पॉइंट्स लिखने हैं, राइट? पहला उससे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ क्योंकि हमने मशीन्स का यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया था। दूसरा आपका सब्सिडीज हटा ली गई, ठीक है, सब्सिडीज गवर्नमेंट से ने हटा ली थी क्योंकि एज पर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द नो सपोर्ट इज टू बी गिवन टू द प्रोड्यूसर, राइट? अब इसके बाद राइज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन का हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट से बैरियर्स हट गए थे, कस्टम ड्यूटी कम हो गई थी, तो इंडिया में फूड की क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ने लगी थी। उसके बाद जो इसका प्रॉब्लम किसको हुआ, वीक जो पुअर पीपल थे उनको हुआ। उसके बाद आपका चीपर इम्पोर्टेड गुड्स सस्ती हो गई थी, जिसके कारण हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कंपटीशन फेस करना पड़ा, राइट? और जो प्रॉब्लम कौन फेस करता था? स्मॉल मैन्युफैक्चरर, जिनके पास कैपिटल नहीं है, जो कि स्मॉल कैपिटल से अपना प्रोडक्शन यूनिट चला रहे हैं, तो उनका वेलफेयर गड़बड़ हो गया, राइट? उसके बाद आपका स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, हम किसके लिए प्रोडक्शन करने लगे? हु हैव मनी इन पॉकेट टू पे हायर प्राइसेस। तो जो हमारे जो रिसोर्सेज का एलोकेशन हुआ वो नॉट एज पर द प्रायोरिटी ऑफ द इकोनॉमी, right? Not as per to get the social justice, right? To take care of the poor masses. It is only was being done here for to earn more and more, right? To only satisfy the demand of rich people, right? तो कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा मिला इससे, राइट? इसके बाद अनबैलेंस्ड ग्रोथ हुई। अनबैलेंस्ड ग्रोथ कैसे हुई बच्चों? कि जो आपका कुछ ही सेक्टर थे जो ग्रो हुए, आपको पता है इंडिया में क्या आईटी सेक्टर ग्रो हुआ, राइट? आईटी सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, ये सेक्टर ग्रो हुए, और जो इंडस्ट्रीज और secondary and primary, especially agriculture sector, who used to give the employment to the maximum workforce of India, they were neglected, ठीक है? उनके लिए कुछ नहीं हो, और उस पे से पब्लिक इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, सब्सिडीज हटा दी, तो उसका और उस पर एग्रीकल्चर सेक्टर पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा था, राइट? तो ये क्वेश्चन आप इस ढंग से रखेंगे, राइट? इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आप बच्चों कभी भी कंफ्यूज ना हो, राइट? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर, ये अभी पढ़ाया नहीं है मैंने आपको, ये कर लिया है। इससे रिलेटेड यही क्वेश्चंस थे और भी बन के आ सकते हैं, राइट? आप आउटसोर्सिंग और आपका WTO मैं कल पढ़ाऊंगी। आज ये तीनों क्वेश्चंस मैं आपके कोशिश करूंगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की। आप खुद भी लिख के देखना बच्चों जो मैंने समझाए हैं, वीडियो देख के। एक आज शॉर्ट्स डालूंगी, उसको करना, इस आज के टॉपिक से डालूंगी। अगर भूल गए हो तो वीडियो जाके फिर से देख लेना। लेकिन फिर वही बात है, कुछ पाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, है ना? हाथ ऐसे करके रखो और सोचो खाना अपने मुंह में चला जाए, तो वो हो सकता है क्या? चाहे कितना भी डिलीशियस खाना सामने रखा हो, जब तक हाथ नहीं चलाएंगे तब तक खाना मुंह में नहीं जाएगा और हमारी बॉडी को बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है? तो सेम चीज़ है, मैं कितना अच्छा पढ़ा दूँ, आपके टीचर्स कितने अच्छे पढ़ा दें, लेकिन जब तक आप उसको लेंगे नहीं, उसको यहाँ नहीं, ये आपका जैसे हमारी फिजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ये स्टमक है, तो इसी तरह से इंटेलिजेंस का जो स्टॉक है वो यहाँ पे है। तो जब तक आप इस स्टोरेज में नहीं रखेंगे उसको, उसका बेनिफिट आपको नहीं होगा। और कोई बच्चा भी गधा नहीं है, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। पहचानो पहचानो पहचानो। थैंक यू।